अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है हम शायद कि हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कह सकते हैं वो यकीनी तौर पे आज हम इस प्रोग्राम में कहेंगे। बात यह है कि दरहकीकत प्रोग्राम इकोनॉमिक बेस है, इसलिए हम इकोनॉमिक से हटना नहीं चाहते, हमें इकोनॉमिक पे भी फोकस रखना चाहते हैं। बात यह है कि हमारे ताजिर और सनतकार कॉस्ट ऑफ डूइंग को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक तवील अरसे से जो है हर आदमी ये इस बात पर परेशान है कि बरामदात हमारी क्यों नहीं बढ़ रही हैं, दरामदात क्या ज़्यादा क्यों हैं। बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें आप तंत्र को नहीं दे रहे। 1980 की दहाई से लेकर टिल 2025 तक हमने वही प्रॉब्लम देखे। आज सनतकारों और ताजिरों की नई नस्लें जो हैं वो कारोबार कर रही हैं। उनके जो फादर थे जब वो इस कारोबार में थे वो भी हमें यही मसाइल बताया करते थे, जो आज 2025 में उनकी आने वाली नस्लें जो कि तिजारत कर रही हैं वो बताती हैं। बात यह है कि हम एक तरफ रिपोर्ट देते हैं जनाब आली की सब बेहतर है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, अमन अमान की मसले की वजह से, दहशतगर्दी की मसले की वजह से हमारी मईशत जो है वो काबू में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है, जहां अमन अमान नहीं होगा वहां यकीनी तौर पे जो है वो सरमायाकारी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं बैरूनी सरमायाकार। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जितने भी एहलकार वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप आके यहाँ सरमायाकारी करें। लेकिन बाहर का सरमायाकार जब देखता है कि लोकल सरमायाकार जो परेशान है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उन्हें क्या मिलेगा, कहां से बनेगी सरमायाकारी। बात यह है सिंपल सी कि हम आज 1947 के बाद अगर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का दौर था तो अयूब खान का दौर था, जैसे 60 की दिहाई थी, जिसमें जो हमने तरक्की कर ली उसी का समर आज हम बैठ के खा रहे हैं। लेकिन 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइज किए सनतों को, उसने हमें बिल्कुल पस्ती की तरफ धकेल दिया, वरना हम उस वक्त भी इंडिया से आगे थे। लेकिन आज यह हाल है कि 20 अरब डॉलर से ज्यादा आपके फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते ही नहीं है। स्टेट बैंक की जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि 20 अरब डॉलर जनाब 14 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास है, 5 अरब डॉलर जो कमर्शियल बैंकों के पास है। अब इस 14 अरब डॉलर में भी जो है तकरीबन सऊदी अरब के हैं, चीन के हैं और मुत्तहिदा अमारात के तकरीबन 4-5 अरब डॉलर हैं। अब बात यह है कि हम क्या करें, लेकिन बात वही होती है कि हमें हुक्म अज़ां, हम अजान देते रहेंगे, मसाइल हल हों या ना हों, लेकिन हम उसकी निशानदही करते रहेंगे। IMF की रिपोर्ट ने सारा बांधा फोड़ दिया। मैं तो ये कहता हूं कि जनाब आली जो भी इकोनॉमिक के स्टूडेंट है वो भी जानता है अच्छी तरह कि ये प्रॉब्लम जो IMF ने कही, ये तमाम की तमाम वही प्रॉब्लम्स है जो कि हर बंदा जानता है, उसकी उन्होंने निशानदेही की। शायद हमारे आकाओं ने उसकी निशानदेही की है, तो शायद अब जो है कुछ ना कुछ जो है वो मामला बेहतर हो जाए। इसलिए कि हम आकाओं की बातों को ज्यादा सुनते हैं और अपनी बातों को जो हम दरगुजर करते हैं। बहरहाल इकोनॉमिक क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर आज ओवरसीज ने एक जो इंडेक्स जारी किया, उस इंडेक्स के तहत तो यही है कि जनाब आली जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया कि सब कुछ बेहतर है और तरक्की हो रही है और मजीद जो है वो ग्रोथ हो रही है। बहरहाल उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चमची दी। सारी तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने हम आज जीनत बख्शा है, उन मेहमानों से मैं आपका पहले तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान जनाब आज वहीद अहमद साहब हैं, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं जनाब ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के। थैंक यू वहीद अहमद साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अमान प्राचर साहब। अमान प्राचर साहब हैं, ये सीनियर नायब वाइस प्रेसिडेंट हैं ये FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू अमान भाई, आपने हमारे कीमती वक्त से वक्त निकाला। कराची के वक्त निकालना भी बड़ा मसला होता है। खैर, ये दोनों मेहमान यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ऑन कॉल हम ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम फोन पे लें। इसके अलावा अशफाक तोला साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ फोन पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और मैं वहीद साहब से बात करता हूँ। वहीद साहब, अभी आप हमारे यहाँ एक चीज़ जो पहले तो कंफर्म कर दीजिए बहुत ही शॉर्ट रूल में, ये नुमाइश जो का इनकाद होता है, इस नुमाइश में बाहर से हम अपने पैसे खर्च करके लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, बात ये कि पाकिस्तान के अंदर लोग आना नहीं चाहते। अगर आपने इस तरह नहीं बुलाया तो लोग नहीं आएंगे। कोई इतनी बड़ी रकम तो खर्च नहीं होते कि एक टिकट एक होटल ही देते हैं। मगर हमने ये देखा है कि अगर जिस तरह भी पहले ये एक्सपो पाकिस्तान था जिसके अंदर मिक्स चीज़ें होती थी, टेक्सटाइल भी था, स्पोर्ट्स भी था, तो फिर हमने कहा है जी फोकस एग्जीबिशन कराएं। जो फूड AG है, ये जो तीसरा हुआ है,
इसके अंदर मैं देखें जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ किया जाए, जो चीज़ गलत है वो चीज़ के ऊपर भी इंडिकेशन करना चाहिए। मगर इस एग्जीबिशन से ये हुआ है कि 800 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो आए हैं एग्जीबिशन से और मोर देन 40 कंट्रीज से आए हैं। और मेरा ख्याल से मैं खुद वहाँ एग्जीबिशन में था, मेरा स्टैंड भी था और मेरे से कम 20 मुल्कों से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई है, जिसमें हमने फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और वैल्यू एडेड की बात की, जिसके अंदर प्रिविलेजेस आ जाता है, जिसमें मैंगो पल्प, एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट, केचप, टमाटो पेस्ट, डेट सिरप, ये सब चीज़ें। मगर इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि हर साल से एग्जीबिशन बेहतर हो रहा है। जो आपने कहा है कि फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जी पाकिस्तान को इस एग्जीबिशन के अंदर जो है टोटल जो बिज़नेस मिला है वो $730 मिलियन का मिला है। जब मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ, इसलिए कि हमारे एसोसिएशन के भी जो एक्सपोर्टर, हमारे एसोसिएशन ने भी स्टैंड लगाया हुआ था और हम लोगों ने फैसिलिटेट भी किया हुआ था। कम से कम 22 कंपनियों से ज़्यादा एग्जीबिशन में फ्रूट एंड वेजिटेबल के और वैल्यू एडेड के और 5 से 6 लोग और भी थे कंपनीज। हमारा जो बिज़नेस मिला है हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर $28 मिलियन का मिला है, जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिया, खजूर के अंदर दिया और मैंगो में, प्याज में, अमरूद में और मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर। इसमें हमें ऑर्डर्स भी मिले और इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि हमारा जो सीजनल बिजनेस होता है पूरे साल का होता है, इसलिए कि जो और एक तरह की यहाँ नेटवर्किंग भी होती है। अच्छा, आपके मैं गुफ्तगू से जारी रखूंगा। यहाँ पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं ज़रा उसको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलूंगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो नन्हे बच्चे जो आज से 3 दिन कबल जो है वो गटर में गिर के हम उसको नागानी आफात में शहादत ही कह सकते हैं कि शहीद हुआ था, तो उसके घर पे पहुंच गए थे। तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यकीनी तौर पे जैसे मैंने एक बात कही कि हमारे यहाँ मीडिया खेलने का बड़ा शौक है, काम हो या ना हो। जी वही साहब, आप क्या कहेंगे कि ये अभी आप अपनी गुफ्तगू को फूड एज जारी की बात कर रहा था, एक अच्छा सक्सेस इवेंट है और बेहतरी हो सकती है। अगले साल जब करें तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा करें। अभी आप कितने कह रहे थे कितने के ऑर्डर मिले आपको? $730 मिलियन का टोटल इस एग्जीबिशन में, जो सेक्रेटरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारे ऑफिस में थी, तो उसमें इन्होंने 730 मिलियन का बिजनेस लिया। डॉलर जी, रुपीस तो कुछ भी नहीं है, डॉलर है। और इसमें ये मैंने देखा तीसरे जो हो रहा है एग्जीबिशन, इसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट था लोकल कंपनीज का कि इन्होंने टेंट लगाना पड़ गया इनको। जी बिल्कुल, इसलिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इस एग्जीबिशन पे आए थे। और मैं कहूँगा जो फूड का पूरा डिस्प्ले था पाकिस्तान का, फूड आइटम, फ्रेश फ्रूट, खुद भी विजिट किया, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो है पूरे फूड इंडस्ट्री। इससे पाकिस्तान की फ्रूट इंडस्ट्री या वेजिटेबल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा? सर 2 चीज़ें फ़ायदे पहुंचेंगे। एक तो यहाँ टेक्नोलॉजी भी थी, थोड़ा बहुत था कि लोकल जो बना रहे हैं। दूसरा जो मैं समझता हूँ ना, बिजनेस तो मिलेगा, जो आपका सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनली जाएगा वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। किस कंट्रीज ने ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर किया? सर हर मुल्क ने दिखाया, यूरोप में जिस तरह यूके के अंदर से काफ़ी आया, यूएस से, कनाडा, अफ्रीकन कंट्रीज से भी, इंडोनेशिया से भी, श्रीलंका से भी। यहाँ पे कुछ हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल से भी मीटिंग हुई थी, जो जहाँ पे हमें कुछ मसले मसाइल होते हैं वो भी कुछ हल हुए हैं। आज मैं अभी आपके इस प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूँ, हमारे श्रीलंका में कीनू के ऊपर ड्यूटी थी, तो आज ही नोटिफिकेशन आया है कि वो जो उन्होंने पिछले साल लगाया था वो रिमूव कर दिया। मतलब तो फ्री कर दिया? फ्री नहीं कर दिया, मगर जो एक 120 रुपए था वो 60 रुपए में आ गए। तो बहुत बड़ा एक हमारे इंडस्ट्री को रिलीफ मिला, क्योंकि कोई खुशखबरी नहीं आ रही थी। आज जब मैंने अपने ग्रुप में डाला तो मैंने बोला बड़े अरसे के बाद खुशखबरी है, अल्लाह ताला 2026 में भी खुशखबरी हमें सुना दे इंशाल्लाह। उम्मीद पे तो यही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। जी अमान प्राची साहब, नायब सदर है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप लोगों पर आयद होती हैं, चैम्बर पे, कराची चैम्बर पे, आप पे। इस वक्त आज ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी, उस पर क्या कहेंगे आप कि ये हकीकत के बरखिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखें जी, हम ये इस रिपोर्ट को देखें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखें, IMF की देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखें, तो सारी रिपोर्ट्स में हम क्या नतीजा निकालें, हम तो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब हम देखते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, हमें हर तबके से वास्ता पड़ता है। और जब वो हमें बताते हैं कि हम किस हडल से गुजर रहे हैं, तो हमें फील होता है कि ये रिपोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसकी मेन वजूहत ये हैं कि
मेरे हिसाब से जो पैरामीटर्स होते हैं वो आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं बिल्कुल। कि आप क्या चीज़, लोग जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनको जो रोज़मर्रा की ज़रूरत मैसर हैं, तालीम उनको मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, बिल्कुल। पावर्टी रेट क्या चल रहा है। अगर आपका पावर्टी रेट ऊपर जा रहा है तो ये सारी रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखती। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऊपर जा रहा है तो ये रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखती। हम ग्राउंड रियलिटी को बेस बनाते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो लोगों की ज़िंदगी में कितना असर डाल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर असर पॉजिटिव डालेंगी और लोग खुश होंगे, आप किसी से भी मिल लेंगे, वो कहेगा मेरी ज़िंदगी, जो मेरी मिनिमम वेज है जो गवर्नमेंट ने तय की है उसके अंदर मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो फिर हम कहेंगे ये सब चीज़ें ठीक है। और ये वो कहेगा कि यार मेरे पास गुजारा नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल तंग हूँ और मज़ीद महंगाई का बोझ उन पर लादा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, जब हम इनको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं उस पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। एक दफ़ा मेरे पास आईजी साहब आए थे कराची में, रिफत मुख्तार साहब होते थे, तो उनसे हमने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो उन्होंने कहा यार जो लोग में लड़के पकड़े जा रहे हैं ना, उनको हम पकड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम पहले फ़लानी इंडस्ट्री में काम करते थे, अब वहाँ से फारग हुए हैं तो हम मजबूर हो गए। तो इस तरह से खाली इस कराची का नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफान खड़ा हुआ है। और वो लोग कहाँ जाएं बताएं, वो उनको बाहर जाना के लिए भी वो मौके नहीं मिलते जो उनको बाहर जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो हुकूमतें यहाँ पे आई हैं उन हुकूमतों ने अपना टाइम पास किया है और उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं दी। उन्होंने नहीं देखा कि 25 साल बाद हम क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे। उनका टारगेट पूरा हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उन्होंने कर्जे लेके मुल्क का चलाया, इंडस्ट्री को नहीं चलाया, उसकी ग्रोथ पे तवज्जो नहीं दी गई। अपनी हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपोजिशन बचाने में लगी रही है। अब हमें ये चाहिए कि हम 78 साल के जो हमने गलतियाँ की हैं उनको हम बैठ के डिस्कस करें कि हमसे क्या गलतियाँ होंगी। कोई आप देखें कोई भी टीम होती है वो जब हारती है तो अपनी गलतियों को देखती है। आप तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, आप वाइस प्रेसिडेंट, आपकी एक पूरी काबीना है फेडरेशन की ना, आपकी तो गवर्नमेंट से मुलाकात भी होती होगी, IMF की रिपोर्ट्स भी आई, फिर ये भी आई, तो आपने क्या महसूस किया है कि क्या हुकूमत ये भी टाइम पास कर रही है या इनके पास पावर नहीं है? नहीं, पावर कहीं और है। देखें एक्चुअल बात यह है कि वो जो IMF की रिपोर्ट थी उसके अंदर जो जिक्र था कि आप कुछ एलीट जो है वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जो छोटा तबका है, जो SMEs हैं और जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके मैटर को नहीं हल किया जाता। अगर अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, तमाम सरकार ताजिर गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने बड़ी सॉलिड गुफ्तगू की और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या होगा? देखिए बिलाल साहब, असल अगर वो ये ऐलान करते हैं तो उनको फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिस पे डेली बेसिस पे SIFC है ना, डेली बेसिस पे नहीं, वो SIFC अपना काम कर रही है। हमें अपनी एसोसिएशंस के हर सेक्टर को एड्रेस करना होगा, उसके अंदर जो उनकी मसाइल हैं उनको देखना होगा। और उसमें ये नहीं है कि आपने एक मीटिंग बुला ली और फिर उसके बाद 6 महीने कोई मीटिंग तो होगा ही, रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग करनी होगी। मेरे ख्याल इसमें अच्छा, 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने। मुझे मेरे साथ लाइन पे मौजूद है अशफाक तोला साहब, जो कि माशी तज़कियाकार भी हैं और काफ़ी अच्छे तज़िया देते हैं। अशफाक तोला साहब माशत पे बड़ी काफ़ी उनकी गिरफ्त भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। मुझे ये बता दीजिए, एक तरफ IMF की रिपोर्ट है, वो भी आपने पढ़ी होगी, उसके तफसील में जाना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। फिर दूसरी बात यह है कि आज ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की। आप क्या समझते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वो तफरीक नहीं है? आपका क्या तज़िया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। देखिए आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है। IMF की रिपोर्ट, सबसे पहले तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि IMF को हमने कहा है कि आप हमारी ये बताएं हमें कि हमारी मईशत कैसे चल रही है, ठीक है सर? तो ये तो पहले इस बात को तो आप पहले क्लियर कर लें, और मेरा ख्याल है जिनको नहीं पता वो पहले सोच लें कि जी कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि IMF ने खुद अपने तौर पे की है, ठीक है ना? ये हमारी इन्विटेशन दी गई है। अच्छा, अब आप आ जाए अगली बात कि आप जो IMF की रिपोर्ट में जो चीज़ें, IMF की रिपोर्ट में क्या है कि भाई ये जो शराफिया है या जो इन्फ्लुएंशियल तबका है वो अपनी मराते ले लेता है, और ये जो कॉस्ट है ना
ये आवाम को पड़ती है। लेकिन ये तो अगर बच्चे 2 को साल पता है। पहले आईएमएफ जो मिनिस्टर- फातुल्ला साहब, ये जो आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दी है, ये तो मेरे ख्याल है कि कोई अनोनी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में यहाँ तो जो मईशत से ताल्लुक रखता है स्टूडेंट, वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो कोई नई बात तो नहीं है इसके अंदर। नहीं, नई बात यहाँ तक तो जरूर है ना कि आप SIFC के उन्होंने पावर्स को चैलेंज किया, बस ये नहीं उन्होंने बात है। काफी और चीजें भी लिखी हैं इसलिए कि उन्होंने, SIFC पे आप मुल्क के अंदर कुछ नहीं कह सकते थे, तो आईएमएफ ने कह दिया। नहीं, ये आई एम सॉरी, ये वो उन्होंने ये बात नहीं लिखी, उन्होंने लिखी है ओपन सीक्रेट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो ये कहते हैं इनके पावर्स भी डिफाइन होने चाहिए, तो मेरे दरअसल इसमें कोई हार्म नहीं है और SIFC भी एग्री कर लेगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने जैसे फरमाया कि हम जानते हैं, सब जानते हैं, बच्चा जानता है। बिल्कुल। देखिए इशू ये है कि 1-2 साल पहले मैंने रिपोर्ट लिखी थी इस पे, रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे, इसमें सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई थे वन वे और दी अदर, ठीक है ना। उसका फोकस था हमारा रिफॉर्म्स था, उसका फोकस हमारा चले था, उसका अशफाकुल्ला साहब चलें, ये तो सारी रिपोर्ट सबको जानते हैं। मुझे ये बता दीजिए, ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो आज रिपोर्ट जारी की है, यकीन आपकी निगाहों से गुजरा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ओवरसीज ने, और ये काफ़ी बड़ा अदारा है। तो ये तो कहते हैं जनाब याली कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई है, और न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स जो है -4% से बढ़कर 12% पे हो गया है। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है आपके मुल्क के अंदर, जबकि लोकल सरमाकार तो जितने भी लोग हैं वो तो शिकायतें कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से सनतें बंद होनी है। सर देखें, 2-3 चीजें याद रखिए कि जो एक अगर फैक्टर जा रहा है तो दूसरा सेक्टर आ भी रहा है, ठीक है ना। अगर फार्मा सेक्टर जा रहा है तो फार्मा सेक्टर लोकल आपका डेवलप भी हो रहा है, सही, ठीक है ना। आपके पड़ोसी मुल्क के फार्मा सेक्टर इतना डेवलप हो गया है कि वो 8 से 11 बिलियन डॉलर की अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका सारी ये जाइंट जितनी भी फार्मास्यूटिकल है वो अमेरिकन या यूरोपियन ओरिजिन की है। तो उनको अगर उस मुल्क में हमारा पड़ोसी 8 से 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारे पास भी पोटेंशियल है, हम भी कर सकते हैं। और फार्मा का लोकलाइज होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब आप आ जाएं, और कौन जा रहा है? PNG हाँ। जा रहा है। PNG का मसला ये हुआ कि PNG के पास उनके अपने रॉ मटेरियल्स काफी महंगे होते हैं। जी बिल्कुल। अब उनका कंपटीशन सस्ते में आ रहा है। हाँ, अगर उनकी कुछ शिकायतें जेन्युइन थी कि जहाँ अंडर इनवॉइसिंग वगैरह होती है, इसको आप रोकें, मगर वो उस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। अशफाक साहब हम थोड़ा सा टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं। कारोबारी एतमाद कहते हैं, ओवरसीज चैम्बर कह रहा है कारोबारी एतमाद 14% से बढ़कर 23% बढ़ गई है। जो इसलिए ये देखें आपकी करेंसी स्टेबल। मेरे सामने वाइस प्रेसिडेंट FPCCI अमान प्राचा बैठे हुए हैं, वहीद साहब भी बैठे हुए हैं। इनका कहना है भाई ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल इंडिफरेंट है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी दोनों चीजों के लिए डिफरेंट होती है। इन्वेस्टर जो होता है उनको जो प्रॉब्लम हुई थी वो उस वक्त हुई थी जब बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हमने कर दी थी, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आधी होकर रह गई थी। अब उनको करेंसी स्टेबल नजर आ रही है, तो वो ये कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, इतना सुकून तो है हमारा। पहले उनके डिविडेंड रेमिटेंसेस नहीं हो रहे थे, अब इनके डिविडेंड रेमिटेंसेस हो रहे हैं। हमारे जो लोकल दोस्त हैं उनका ये मसला है, उनके टैक्स के रिफंड रुके हुए हैं, बिल्कुल जायज इनका मुतालबा है कि वो होना चाहिए। उनका ये जायज मुतालबा है कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। उनका ये जायज मुतालबा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं जनाब कारोबारी एतमाद 11% से बढ़कर 22% हो गया। हमारे साथ तो कारोबारी बैठे हुए हैं, उनके तो मेरे ख्याल में जो एतमाद है वो 11% से मुझे कम नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट किसने लिखी है? ये ओवरसीज OICCI ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपकी नॉलेज के लिए ये FPCCI से मैं भी खुद रहा हूँ, मेरा ये जी बैंक से, मगर FPCCI का इनका जो OICCI का जो एक इन्वेस्टर है ना, उसका ये टोटली डिफरेंट बैंड है। उनके अपने पैरामीटर्स पे वो जज करते हैं। देखिए, उनको टैक्स की शिकायतें अभी भी हैं, उनको रिफंड की शिकायतें अभी भी हैं, बट उनका ये कहना है कि ठीक है, स्टेबल पॉलिसी हमें मिलती है तो हम बिजनेस करने के लिए तैयार है। ठीक, बस इससे ज्यादा और कोई वो नहीं कह रहे। जब आपने देखा होगा इनका बड़ा नेगेटिव रोल आ जाता था कि भाई बड़ा नेगेटिव हो रहा है, चलो डिवैल्यूएशन हो रही है। बट यू आर होपफुल, मतलब आप होपफुल हैं पाकिस्तान की मईशत से? बताता हूँ, इस वक्त कोई भी एडवेंचर हमने किया अगर माशी टीम में चेंजेस करने की कोशिश की, देखिए आपका हर आदमी ये कह रहा है आप IMF से जान छुड़वा लें। ये मैं 5 साल से कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का IMF जो है पूरी जिंदगी रहनी चाहिए, इसलिए कि हम बाहर की बात ज्यादा मानते हैं, अपने लोगों की बात नहीं मानते। नहीं तो मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि अगर हम ये फैसला कर लें
आज के भाई कि हम IMF के बगैर IMF की नहीं चल सकता। पॉलिसियों पे जो हम ये मेरा ख्याल आपकी खाम ख्याली है, मेरा ये वतीरा नहीं है। चले। मैं तो प्लान बी बना के दे भी दिया था और आज पाकिस्तान की जान चले। छूट जाती। बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसा व्यू पॉइंट देंगे तो बाकी जाहिर बात है उनको मेरा ख्याल है कि आपको एक एक चीज की जो है हिदायत जो IMF से मिलती है। प्राइम मिनिस्टर कहता है IMF जब राजी होगा तो हम ये काम करेंगे, IMF मना कर रहा है, तो व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि हम IMF की बात ज्यादा मानते हैं, इन सनतकारों और ताजरों की बात नहीं मानते। मेरी बात सुने, मैं तो ताजिरों की तर्जुमानी करता था, ये सारे मेरे पास आते थे। जी जी, बात ये है कि अगर ये सब मान लें और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मना करते थे जब प्लान बी बना के हम चले गए थे, तो मेरा ख्याल अगर आप लोग वॉइस रेज ना करते ना मीडिया कि जी IMF के पास जाए वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो कभी नहीं जाते। तो पहले आप अपने घर को ठीक कर लें, उसके बाद सब ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अशफाकुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूद तजर्बेकार थे और मेरा ख्याल है कि जो बातें की वही साहब, हम खुद भी कंफ्यूज हैं। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या हमारे जो वजीर खजाना के वजीर हैं या हमारे जो लोग हैं वो आधे हिस्सों में बटे हुए हैं। आधे से हुकूमत की खुशनुदी के लिए कहता है सब बेहतर है, आधे से जो है वो मसाइल को भुगत रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की एक मिसाल दूंगा, जो एक करंट इशू है अफगानिस्तान के बॉर्डर का, उस पर भी बात हाँ, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं जी, मैं अपनी बात करता हूं कि 2021 के अंदर हमने ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किए थे ब्रेवेजेस के अंदर। वो मेरा ख्याल से 8 साल के बाद उस इंडस्ट्री के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आई। हमने प्लांट बाहर से इंपोर्ट किए, सब कुछ किया, फिर प्लांट भी लग गए 22 में। फिर जो हुकूमत की पॉलिसी है, मैं आपको बताऊं कि आज ये हो गया है कि जूस इंडस्ट्री के ऊपर FED लगा दिया 20%। जी, मैं आपको ये मिसाल दूंगा, Federal 100 Research रुपए का Duty। ये अगर जूस है तो 42 रुपीज़ तो मैं टैक्स भर रहा हूँ उसके अंदर। जी, ठीक है जी। और उससे इंडस्ट्री तीन वो, एक तो किसान का जो B और C जो जाता था पल्प इंडस्ट्री के अंदर, वो डाउनफॉल हुआ, पल्प की इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, और जो जूस की इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हुई है। 49% जो है वो आपकी सेल डिक्लाइन होगी। और अच्छा, वो सक्सेस है जो ईरान से जूस जो स्मगलर होके आ रहा है, जो स्मगलर हो रहा है, जो टैक्स नहीं भर रहा है, वो कामयाब है। हमने तो खुद देखा ना पाकिस्तान में की जो ईरान से हुकूमत, जूस आ रहा है। जो पाकिस्तान की जो हुकूमत की जो पॉलिसी मुझे वो नजर आती है, जो इस टाइप की ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। जो ट्रू बिजनेसमैन है, जो आपको टैक्स भी भरना चाहते हैं, उनको लिए वो डिक्लाइन जा रहा है। अब दूसरी ये जो इंडस्ट्री है, ये दो साल से हम बात कर रहे हैं जी, FED रिमूव करते हैं, हमें एक ही बात सुनाते हैं जी, IMF। मैंने बोला जी, अगर 49% आपकी सेल और टैक्स आपकी रेवेन्यू में कमी आ गई तो वहाँ IMF कुछ नहीं पूछता आपसे, ये टैक्स क्यों कम आ गया। इसमें सबसे बड़ा जो है IMF ने तो कहा सिगरेट पे FAD लगाएं, रोज सिगरेट पे नहीं लगा रहे, रोजगार चला गया, आप तंबाकू पर नहीं लगा रहे। आपके रोजगार चले गए, लाखों बंदा इसमें रोजगार है, फार्म में भी है, पल्पिंग यूनिट में भी है। उसमें मैं आम की नहीं बात कर रहा, पूरे फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, जूस फ्रूट से ही बनता है। जी बिल्कुल। तो आप बात अफगानिस्तान की मैं भी बात कर लूँ, जो ट्रांसलेट है हमारा, मुख्तसर कीजिएगा। जी, हाँ। हमारा जो है ना करंटली जो कम से कम जो आलू का सीज़न है नवंबर से स्टार्ट हो गया है, किनू का 1 दिसंबर से जी हमारी एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। हम अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट करते हैं, उससे वाया भी जो है हमारे एशियाई कंट्री रशिया तक जाते हैं। और अभी तक हालात ये हो गए हैं कि जी किनू के और आलू के कोल्ड स्टोरेज भरे हुए हैं आलू के। अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, वजीर खजाना ने ये ऐलान किया है, मतलब कि नायब वजीर खारजा ने 31 दिसंबर से ईरान, तेहरान और इस्तांबुल जो है ट्रेन फ्रेट सर्विस शुरू हो रही है। सर, मुझे इसका आप सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें हो जाए कैसी हो सकती है बात। है कि हमने कहा जी बॉर्डर बंद होगा, इसका ऑल्टरनेट हमने उनको दिया है कि जी ईरान ट्रांजिट ले लें आप। हाँ। ठीक है जी। जब हम ईरान ट्रांजिट लेते हैं जी, आप एक कमर्शियल बैंक कह देते हैं जी हम आपको FI नहीं देंगे। जब FI नहीं देंगे तो मैं वहां से गुजरूंगा, किस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। ईरान के आप बात कर रहे हैं ट्रेंड की, यहाँ पे हमें कमर्शियल बैंक FI नहीं दे रहा, तो हम तो ईरान के लिए नहीं। अच्छा, यही चीज हमने जून के अंदर मैंगो के लिए अप्रूवल कराया था, $100 मिलियन का। हमें कहा था कि जी FI की आपको नहीं है, आप एक्सपोर्ट करें। जब आपने मैंगो का कर दिया, जो हमारा मैंगो ईरान में बिक रहा था, यहाँ तो हम सिर्फ ईरान को ट्रांजिट इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आपको पता, अगर हम अफगानिस्तान को नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब ईरान को करेंगे, हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, मगर एटलीस्ट प्रोडक्ट तो जाएगा ना। आप सोचें, किसान मर जाएगा इसमें, और ये एक सीजनल है। और आलू की जो पुरानी क्रॉप कोल्ड स्टोरेज में, नई क्रॉप भी स्टार्ट हो गई है, किनू का भी सीजन स्टार्ट हो गया। कम से कम इन दोनों प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये कम से कम, और दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल, जैसे बनाना भी आगा और भी आगा, $150 मिलियन का हमारा यहाँ लॉस हो गया। लॉस की तरफ है ना जी, पीछे किसान को मिलेगा नहीं। फिर नहीं, एक बात है, इसमें हुकूमत का कसूर तो नहीं है ना।
अगर अफगान ट्रांजिट बंद हुआ तो आप अगर दहशतगर्दी वहां से भेजेंगे या धमाके होंगे तो आपके पास रास्ता क्या रह जाता सर है? मैं तो नहीं कह रहा ना कि करें, आप मुझे ईरान से तो थ्रू कर देना। अब ईरान से भी नहीं जाने देते, तो इसका मतलब हमारे जितने पड़ोसी वो चूंकि सैंक्शंस है ना अमेरिकन से, सैंक्शन तो सिर्फ इसकी वजह से पाकिस्तान बैंकिंग आपको सर आप चैनल नहीं अंडरस्टैंड मिलेंगे। करें कि खाने पीने की चीजों के ऊपर कौन सी सैंक्शन लगती है, ठीक है और- ना जी। और ये एक खाना बात और- पीना ये फूड सिक्योरिटी। अमान प्राचा साहब, इन्हीं की बात को मैं इंतकार कर दूं। अमेरिका जब इंडिया को चाबार बंदरगाह के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, उनको मतलब कि आप 6 महीने के लिए आप मजीद जो उनको मोहलत दिए, तो पाकिस्तान को वाया ईरान एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका क्यों नहीं मतलब कि सहूलियत देता है? इस हवाले से फेडरेशन ने कभी हुकूमत से इस बात की कि वो हुकूमत अमेरिका से बात करें? जी बिलाल, बिल्कुल, हमारी तो आए दिन बात होती है, हर चैप्टर पे हम बात करते हैं। ये मसला तो जो अफगान ट्रेड का है, ये बहुत बड़ा इस वक्त उलझ चुका है, बहुत ज़्यादा। और बहुत लोग डिस्टर्ब हैं इससे। हमें एक ऐसा इकदाम उठाना होगा जिससे कि सारे मामलात को हमें सही करना होगा। उसके अंदर ये ईरान का मसला भी है। देखें, ईरान के साथ फील चाहिए बात करने की, और जब हम बात करने लगते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आउट ऑफ वे जाती है, तो सबसे बड़ी तलवार IMF की आ जाती है। वो हमें किसी सूरत अलाउ नहीं करती कि हम इस तरह से कोई ट्रेड करें। मतलब वो भी मना करते हैं कि ईरान के ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं करते, क्योंकि अगर वो करेंगे हम, तो वो तो सेंक्शन लगी हुई हैं, उनको कैसे हम जवाब देंगे? तो हम मल्टीपल चीज़ों में उलझे हुए हैं। करना क्या है, इस वक्त माशी इमरजेंसी की ज़रूरत है, सबको मिलके बैठना होगा, सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो हमें अपनी 78 साल की गलतियों को देखना होगा और उसके बाद हमें अभी दुरुस्त सिमत का तयन करना होगा कि हम किस तरह से आगे चल सकते हैं। जो हमने गलतियां की हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे तो आगे जाके हम सही होंगे, और उसके लिए आपको स्टेक होल्डर को बिठाना होगा, SMEs को, छोटे तबके को। आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं? हमारे मुज़ाकरात चलते हैं, लेकिन देखें असल फिर वही बात है कि कोई बहुत सारी तजवीज़ हम ये जो पाकिस्तान, ईरान और मतलब तेहरान और इस्तांबुल की बात हो रही है जी, रेविलेंट जो हमारे जो तो वो तो वही साहब ने बात की, वो तो रेविलेंट बात है। उसका तो मैंने आपको जवाब दिया ना कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे हमारे जो इश्यूज होते हैं वो इसलिए हमारे रिजॉल्व नहीं होते कि उसके अंदर हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देती है कि हम मजबूर हैं IMF के हाथों। तो वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कैसे कर रहा है? तो सर ये चीज़ें हैं ना, अब इस चीज़ों के लिए तो हम उन्हीं से पूछते हैं और आपके चैनल के तरफ से सवाल करते हैं कि इन चीज़ों को सही कैसे करें। मतलब ट्रेड तो एयर स्पेस से तो नहीं जाती ना। वेरी सरप्राइज। अगर एयर स्पेस से हो तो शायद वेरी, और वो भी बलूचिस्तान से ईरान जाएगी ना, और बलूचिस्तान के हालात जैसे हैं। नहीं, एयर स्पेस अलाउ है ना, इस ट्रेन वहां से जा सकती है। ये मुझे बात समझ आ रही है कि अगर हमें नहीं अलाउ कर रहा है FI तो कैसे हो सकता है? अच्छा खैर, मैं अमान साहब, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपसे गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। ना सिर्फ गुफ्तगू सिलसिला चल रहा है और छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम धरकने में दोबारा हाजिर हैं और गुफ्तगू जो हमारे इकोनॉमिक पे ही हो रही है। अमान भाई, जल्दी से 2 लफ्ज़ों में बात खत्म कीजिए तो फिर मैं वही साहब की तरफ आऊँ। आप क्या कह रहे थे कि अफगान ट्रांजिट के हवाले से? ट्रांजिट के हवाले से मैं तो ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान है। उनको सोचना चाहिए कि हम जो यहाँ पे टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनकी तरफ से जो आ रहे हैं उसको किसी तरह से काउंटर करें, वरना तो नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा हल निकालें कि जिसके अंदर से कम से कम हमारी शहरी, हमारी आर्म फोर्सेस पे अटैक होता है। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ट्रेड बेशक बंद हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े तो हम अपने नौजवानों का और अपने शहरियों को नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये फाइनल है। उसके बाद आपको बीच का रास्ता ढूंढे वाया ईरान, आप कोशिश करें कि जो हमारी ट्रेड खुल जाए या और कोई रास्ता ढूंढे, बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए और इस पे सॉलिड एक पॉलिसी बनानी चाहिए, वरना दोनों मुल्कों का नुकसान है और दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों इस्लामी ममालिक कमज़ोर होंगे अगर उनकी ट्रेड आपस में बंद होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक सेंट्रल एशिया की फिक्र है ना, कि सेंट्रल एशिया तक हम कैसे जाएंगे। तो सेंट्रल एशिया के लिए तो हम, मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता भी इस्तेमाल करते हैं, जो चीन का सूबा है सिकियांग, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन बहरहाल हमारे पास रास्ता तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान का ये भी मैं कर दूँ। अच्छा, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है काशिफ शफी साहब। काशिफ शफी साहब मौजूद हैं, ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं OICCI यानी कि ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। काशिफ शफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी सलाम। जी 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 साहब, बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी सी डॉक्टर साहब से कहूँगा थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं। जनाब मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब फेडरेशन के APCCI के जनाब अमान प्राचा साहब, इसके अलावा वहीद अहमद साहब बैठे हैं जो कि
और पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन से हैं या मौजूद हैं पेटर इन चीफ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ काशिफ शफी साहब, आज OICCI ने जो प्रेस रिलीज जारी की, ये प्रेस रिलीज जो है हमारे ताजरान कहते हैं कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए अस्सलाम वालेकुम जी। देखें OICCI जो है वो जो सर्वेस करता है अपने, वो किसी फैक्ट्स पे करता है। OICCI का ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस का सर्वे है, ये हम 2010 से करते हुए आ रहे हैं और हम इसको हर साल 2 मरतबा करते हैं साल में। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो इसको करती है और इसमें जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो है ट्रेड भी शामिल है, इसमें रिटेल भी शामिल है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। इस साल का जो सर्वे आया है और इसके अलावा एक और चीज भी है कि ये न सिर्फ शहरों को मेजर सिटीज को, बल्कि मेट्रो सिटीज के अलावा नॉन मेट्रो सिटीज को भी कवर करता है। सो ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे शफी साहब फैक्ट्स के बेस पे शफी साहब, काशिफ शफी साहब, मुझे दे दीजिएगा। आपने लिखा है यहाँ पे कि जनाब गुज़श्ता सर्वे 17% से बढ़कर पॉजिटिव 27% आ गया है मेंबरान के एतमाद में, यानी कि ताजरों के एतमाद में। लेकिन यहाँ ताजर मेरे साथ बैठे हैं, वो तो कुछ और बरखलाफ कह रहे हैं कि जनाब ये कि जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि इस वक्त जो है कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो गया है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये 17% से बढ़कर 27% पे आ गया ये कॉन्फिडेंस लेवल। जी इसमें जो है इसमें देखें ये जो है इसमें अगर जब हम इसको ब्रेकअप देखते हैं तो इसमें जो है 24% इंक्रीज जो है वो सर्विस सेक्टर की वजह से आया है, 15% इम्पैक्ट जो है वो रिटेल सेक्टर की वजह से आया है। और जब हम इसको मजीद एनालाइज करते हैं तो इसमें जो उनमें हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसमें उनसे जो सेक्टर इंक्रीज किए हैं, सर्विसेज सेक्टर और रिटेल सेक्टर, उसमें उनका जो नेक्स्ट 6 मंथ की जो उनकी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस की वो इम्प्रूव हुई है, जिसमें उनके न्यू ऑर्डर्स उन्होंने कहा है कि 15% मजीद उनकी एक्सपेक्टेशन है और उनकी न्यू इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। मतलब ये कहानी सारी MOU की बात हो रही है ना, जिन्होंने MOU साइन किया, मतलब वही ना MOU के तहत जो वो उनकी कॉन्फिडेंस में इजाफा हो गया कि ये काम होगा, बट अभी तक जो है वो होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। जी ये जरूर है कि देखें ये जो है फीडबैक है बिजनेस कॉन्फिडेंस का, कि जो लोग इस वक्त बिजनेस में जिनसे फीडबैक लिया गया है उनका इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस कितना है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। और ये जो है ओवर द लास्ट 6 मंथ जो कॉन्फिडेंस इनसे किया गया था उसके मुकाबले में 11% ज्यादा आया। हाँ 11% ज्यादा, मतलब कि लोगों को होप है। आप पूछेंगे कुछ क्या? लोगों को होप है। आप उम्मीद दे रहे कि वो लोगों को उम्मीद है, इस बेस पे आपने कहा कि 27% हो गया। जी बिल्कुल। मैं अमान प्राचा साहब बात कर रहे हैं फेडरेशन। काशिफ साहब को मैं वेलकम करूंगा और बड़ी खुशी हुई इनकी बातें सुन के। हम भी उम्मीद में ही बैठे हैं कि ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जब हम जाते हैं हर साल में तो आप रिजल्ट देखें ना, डेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। हाँ? तो आप देखें कि मैंने पहले भी आपको बोला कि चीज़ें सही हो रही हैं या ख़राब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है, आपका टारगेट जो रेवेन्यू का वो मीट कर पा रहे हैं कि अब नहीं कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करती हैं ना कि आपके पास सरमायाकारी आ रही है या सरमायाकारी जा रही है। अच्छा एक बात और भी मैं जब पूछना चाह रहा था, ये तो बात आपने सुन ली, आपने अमान प्राचा साहब की, जवाब देंगे इसका? देखें ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्वे इज बेस्ड ऑन फीडबैक लास्ट 6 मंथ पहले जो हमने लिया था और अभी लिया है। 6 महीने पहले जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा इम्प्रूव्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस है इस वक्त। और ये जो फैक्ट है, ये जो हमें बताया गया है, जो फीडबैक सर्वे के अंदर आंसर आया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। जो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन स्टेबल रहा है, एक्सचेंज रेट IMF तो कुछ और बात कर रहा है। IMF की रिपोर्ट तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। वो रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी? देखें ये OICCI का रिप्लाई नहीं है। अच्छा। ये एक सर्वे का रिस्पॉन्स है जिस सर्वे में लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और देखें इसको भी देखें कि ये कोई 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा खैर चलते मुझे बताइए, टाइम कम है, मुझे ये भी बता दिए, आप कह रहे हैं रियल सेक्टर के एतमाद में 15% बेहतरी आई है। रियल सेक्टर तो रो रहा है।
बिल्डर्स तो सारे रो रहे हैं, रियल सेक्टर का कारोबार ही ठप हो गया, तो आप कह रहे हैं कि 15% बेहतरी आई है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिस्पॉन्सेज जो है, इम्प्रूवमेंट इन रिस्पॉन्सेज है। इसमें इसके अलावा रिस्क जो आइडेंटिफाई किए हैं वो जरूर है, थ्रेट ओवरऑल जरूर है। थ्रेट जैसे आप सर्वे के अंदर देखेंगे आइडेंटिफाई हुए हैं कि टैक्सेशन इंक्रीज है, इन्फ्लेशन का रिस्क है, डिवैल्यूएशन का रिस्क जरूर है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सेज हैं एज कम्पेयर टू लास्ट 6 मंथ। काशिफ शफी साहब बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं जो रिपोर्ट ओवरसीज चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो पेश की है, अल्लाह करे कि ये जो है 100% नहीं तो 70% भी बेहतर हुआ तो पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा एशिया का। जी भाई साहब। चलें जी, अच्छी खबर सुनाई है, मगर मुझे उम्मीद है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ। पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बस देखें, होप है, अगर मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा जी, जब तक इंडस्ट्री या फ्लोरिश नहीं होगी तो आपकी जो है इकॉनमी कभी भी नहीं बढ़ सकती, कभी भी नहीं बढ़ सकती। और बिल्कुल सही। एक्सपोर्ट को तवज्जो दें, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ जब तक आप बिजनेसमैन को नहीं देंगे तो नहीं चल सकते। आज ये वक्त आ गया है कि मैं इसलिए कि हमारा उठना बैठना बिजनेसमैनों के साथ है, और ये बड़ी एक नेगेटिव बात हो भी रही है, दिख भी रही है कि लोग यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। देखें, अगर कोई चीज़ जहाँ शहद होता है मक्खियाँ वहाँ खुद आ जाती है, तो बात है कि हुकूमत का काम है कि शहद डालें और इंडस्ट्री को फ्लरिश करें। जब इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, जॉब जनरेशन होगा, आपका क्राइम रेट भी नीचे होगा। ये जो हम कहते हैं ना, ये जो टेररिज्म और ये जो ज़्यादा फैल रहा है, जब खुशहाली होगी ये सब खुद ऑटोमेटिकली खत्म होगा। मतलब देखें 2-3 चीजें, ये टेररिज्म खुशहाली से नहीं है सर, ये टेररिज्म तो बॉर्डर के बाहर से आ रही है ना, पैसा है, पैसा देते हैं उनको। अच्छा, भत्ते की पर्ची भी जो बाहर से आ रही है, हाँ, ये सब पैसा ही लिंक कर रहा है ना सर। आप लोगों को रोजगार, आप बलूचिस्तान ले लें, आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें, यहाँ पे रोजगार दें कि लोग अपना रोजगार के अंदर हम लोग हुकूमत तो कह रही है कि सुहेल आफरीदी साहब जो नए वजीर आला है उनका मंशियात का कारोबार है। इंडस्ट्री लगाएं। बलूचिस्तान में क्या है आपको भी पता है, स्मगलिंग ही है सब कुछ, और फिर लोगों के ऊपर इल्जाम लगाओ क्या है, डीजल आ रहा है या तेल आ रहा है, वहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट आती है हमारे, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। देखें, इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो पाकिस्तान ग्रो होगा, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो ग्रो होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज और भी, मैं इसलिए टाइम के मैं प्राचा साहब से ही सवाल करूंगा। हुकूमत कहती है कि जनाब अली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी चाहिए, और फॉरेनर्स को वो कहते हैं कि फ्री की हम जमीन, तुर्की की जो कह रहे कि फ्री की हम जमीन भी दे देंगे, बिजली भी कम रेट पे देंगे, ये लोकल वालों को क्यों नहीं देते, डोमेस्टिक? बिलाल साहब, बहुत इश्यूज हैं। आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो अगर कोई चीज़ जगह लेने चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर बहुत किस्म की टैक्सेशन है। आप देखें तो आपका टैक्स रेट आपने क्या रखा हुआ है? नहीं तो या आप मुतालबा क्यों नहीं करते? आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, मुतालबा वज़ीर खजाना से मिलते हैं। बिल्कुल हम करते हैं मुतालबा, हम दोहराते हैं उनको कि टैक्सेशन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर एक आपके थोड़े से डिस्टेंस पे 5% टैक्स है और आपका ऑलमोस्ट 55 से 60% टैक्सेशन है, और उसका आपको इम्प्लीमेंट आप करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं होता है। जवाब क्या आता है? जवाब यही आता है कि बस अब हम कर रहे हैं, इस्लाहात हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। वैसे अभी पॉजिटिव जो खबर आई है, इन्होंने अभी कुछ टैक्सेशन पे सोचा है कि हम टैक्सेशन को कम करेंगे, लेकिन सर ये मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ 2 चीज़ करने से नहीं होगा, ये एक इमरजेंसी नाफिज करनी होगी माशी, और तमाम स्टेक होल्डर को बिठाना होगा जो कि आपको तजवीज़ देंगे तो आपको उन पर अमल करना। चले, मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे 2 लफ्ज़ों में बता दीजिए कि आप क्या हुकूमत से मुतालबात करते हैं, 2 लफ्ज़ों में। सब मुतालबा यही करते हैं कि जी जो हमारे बिजनेस हैं, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, उनको फैसिलिटेट करें, जो एक्सपोर्टर हैं उनको फैसिलिटेट करें, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब लोकल होगी तो बाहर से खुद इन्वेस्टमेंट। जी अमान प्राचा साहब, 2 लफ्जों में। सर बिल्कुल फ्रेंडली माहौल बनाएं बिजनेस के लिए, और लेकिन फेडरेशन भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। वो नहीं, फेडरेशन बिल्कुल अपना किरदार अदा कर रही है। फेडरेशन हर मीटिंग में हर जगह पे अपनी आवाज़ उठाती है, और फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए। और आपके वो जो हेरेस्ट का आजकल जो आंसर है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन नोटिस लोग आके बैठ रहे हैं, ये भी बिजनेसमैन हरासमेंट हो रही है और लोग मायूस हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, अमान प्राचा साहब का भी और वहीद अहमद साहब का भी। इसके अलावा अशफाक तोला साहब थे और काशिफ शफी साहब थे। बात यह है कि टॉपिक बहुत लंबा है, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हम इसे 1-2 प्रोग्राम में इसे समझ भी नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की अपनी एक शिकायतें हैं और उनके अपने मसले हैं। अल्लाह ताला करे कि ये सारे मसले हल हों, हमारा पाकिस्तान जो है तरक्की करे। और हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था,
अभी भी जिंदाबाद है और आइंदा भी पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।